जय हिंद साथियों, मैं मंटू आप सबों का अपने YouTube चैनल मंटू रेल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज का टॉपिक है आयुध अधिनियम 1959, आर्म्स एक्ट 1959। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीच बीच में इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सब इंस्पेक्टर से IPF के लिए एग्जाम 2021 में और सब इंस्पेक्टर ASI से लेके सब इंस्पेक्टर के लिए 2023 में 70 के तहत जो एग्जाम हुआ था उससे भी इससे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना विलंब किए हुए चलते हैं, हम लोग आर्म्स एक्ट को देखते हैं। तो इसका पूरा नाम है आयुध अधिनियम 1959, आर्म्स एक्ट 1959। संशोधन इसमें 2019 में हुआ, जो कि इसका लागू तिथि है 14/12/2019। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है यही मैं रख दिया हूँ इसके अंतर्गत आर्म्स का लाइसेंस लेने का उम्र जो है 21 वर्ष किया गया है। 2019 के संशोधन के अंतर्गत जो है आर्म्स लेने का जो है लाइसेंस लेने का उम्र क्या होगा, वो 21 साल होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, इस अधिनियम में 6 अध्याय 46 धाराएं, 6 अध्याय और 46 धाराएं हैं। दूसरा पॉइंट है हथियार, आर्म्स 2 तरह के होते हैं। हथियार या आर्म्स 2 तरह के होते हैं। ए में पहला है शस्त्र। शस्त्र के अंतर्गत कौन आता है? शस्त्र के अंतर्गत जो हथियार हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। जैसे में तलवार, ये हम हाथ में लेके चलाते हैं, और भी कई हैं इसके प्रकार, लेकिन उदाहरण के तौर पर एक मैं तलवार दे दिया हूं। जिसको कि हाथ में लेके चलाएंगे उसको हम शस्त्र कहेंगे। और दूसरा है अस्त्र। अस्त्र कहता है जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अस्त्र। जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। जैसे में गोला बारूद, तीर कमान आदि और भी है इसमें। तो ये समझने के उद्देश्य से छोटा छोटा उदाहरण मैं दे दिया हूं। अगला पॉइंट कहता है, यह अधिनियम 23 दिसंबर 1959 को पारित हुआ, मतलब अधिनियम बना। ये अधिनियम 1 अक्टूबर 1962 को प्रवृत्त आ गया। प्रवृत्त मतलब लागू हुआ। पारित और प्रवृत्त में जो है अंतर थोड़ा समझिएगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा वहां एग्जाम के समय में। प्रवृत्त मतलब लागू हुआ, पारित मतलब अधिनियम बन गया उस दिन वो। अब है आपका धारा 1, कहता है नाम विस्तार और प्रारंभ। नाम विस्तार और प्रारंभ, यह आयुध अधिनियम 1959 कहा जाएगा। इस आयुध अधिनियम का क्या नाम होगा? यह आयुध अधिनियम 1959 इसका नाम होगा। अब धारा 2 कहता है परिभाषा। परिभाषा में देखते हैं 2 के ए में है अर्जन। अर्जन का मतलब क्या होता है? भारे पर कोई भी शस्त्र लेना या कोई शस्त्र उधार लेना, भारे पर शस्त्र लेना, उधार शस्त्र लेना, या दान के रूप में जो है ना कोई शस्त्र आप लेते हैं, तो ये इसको हम लोग कहते हैं अर्जन। अर्जन शब्द है, लेकिन इसको याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिहाज से। बी कहता है कि गोला बारूद। गोला बारूद के अंतर्गत देखते हैं कौन सा आता है। गोला बारूद के अंतर्गत आता है रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, ये सब आता है गोला बारूद के अंतर्गत। अब आइए सी में है आयुध। आयुध के अंतर्गत कौन सा आता है देखते हैं। कहता आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए, आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए आर्म्स के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो आयुध कहलाता है। आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए आर्म्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसका, उसको हम लोग आयुध कहते हैं। ई में देखते कहते हैं, ई क्या कहता है? आग्नेय आयुधों।
अग्नेय आयुधों के अंतर्गत कौन सा आता है? जैसे तोपें, हथगोले, पिस्तौलों या दर्व या गैस या अन्य ऐसी चीज जो छोड़ने के लिए कोई शस्त्र उपयोग में लाया जाता है, छोड़ने के लिए कोई शस्त्र उपयोग में लाया जाता है, ये आ जाता है अग्नेय आयुधों के अंतर्गत। तोपे, हथगोले, पिस्तौलों या दर्व या गैस या अन्य ऐसी कोई चीज छोड़ने के लिए जो शस्त्र प्रयोग में लाया जाता है, वो अग्नेय आयुधों के अंतर्गत आता है। ई का ए देखिए क्या कहता है? अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति क्या है? मतलब लाइसेंस लेना या स्वीकृति लेना। किससे? तो भाई जो शस्त्र अधिकारी है या अन्य पदाधिकारी है या कोई राज्य सरकार से आप जो है अनुज्ञप्ति लेते हैं लाइसेंस रखने का, या लाइसेंस लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेते हैं या ऑफलाइन जाके आप फॉर्म जमा करके जो लाइसेंस प्राप्त करते हैं, वो अनुज्ञप्ति उसको कहते हैं। अनुज्ञप्ति सीधी सी भाषा में समझिए आप कि आप आर्म्स रखने के लिए जो लाइसेंस की स्वीकृति लेते हैं। अब है लाइसेंस अनुज्ञापन अधिकारी। लाइसेंस देने वाले अधिकारी कौन? एफ में कहता है, 2 के एफ में अनुशासन अनुज्ञापन अधिकारी कौन होगा? जो लाइसेंस देने वाला अधिकारी कौन हो सकता है? सशक्त कोई ऑफिसर होगा जिसको नियुक्त सशक्त किया गया है, या कोई पदाधिकारी होगा, या इसके अंतर्गत सरकार भी आता है। इसके अंतर्गत सरकार भी आता है। तो 3 अधिकारी, 2 अधिकारी और सरकार भी आपको इसकी अनुमति, लाइसेंस रखने की अनुमति दे सकता है। अब हम लोग चलते हैं अगली धाराओं पे। अब अगली धारा 3 है। चलते हैं धारा 3 की ओर। धारा 3 कहता है अग्नेय आयुधों और गोला बारूद के अर्जन मतलब बताए थे आपको, अर्जन मतलब होता है उधार या भारे पर जो लेता है, और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस या अनुमति जो लेता है वो है। तो अग्नेय आयुधों और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति धारा 3 बताता है। धारा 4 कहता है कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति धारा 4 है। धारा 5 क्या कहता है? धारा 3, 4 और 5 काफी इंपॉर्टेंट है। धारा 5 कहता है आयुधों और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति। आयुधों और गोला बारूद के क्या कहता है? कोई बनाने के लिए, कोई विक्रय के लिए, इत्यादि के लिए जो है ना लाइसेंस के बारे में, ये अनुमति के बारे में धारा 5 कहता है। अब धारा 9 इंपॉर्टेंट है। धारा 9 देखते हैं। कहता है तरुण व्यक्ति मतलब नवयुवक को कहा जाएगा, और इस एक्ट में जो है जिसकी उम्र 21 वर्ष पूरी ना की हो, या जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो, उस युवक को हम लोग नवयुवक बोलेंगे इस अधिनियम के तहत। और कुछ अन्य तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्नेय आयुधों आदि के अर्जन या कब्जे या उनके विक्रय या अंतरण का प्रतिषेध करता है। तरुण व्यक्ति जिस बालक का उम्र 21 वर्ष से या नवयुवक का उम्र 21 वर्ष से कम है, उस नवयुवक को अग्नेय आयुधों आदि के अर्जन, उधार लेना, भाड़े पे लेना, या किसी कब्जे के लिए, या उसके लिए विक्रय करना, या अंतरण इधर उधर पहुंचाना, वो का प्रतिषेध है। जिसका उम्र 21 साल से कम है उसके लिए जो है ना ये प्रतिषेध है, तरुण व्यक्तियों के लिए। तरुण व्यक्ति नवयुवक जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो। अब धारा 10 देखते हैं। कहता आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति। आयुधों का जो है, आर्म्स का जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में जो है, आयात निर्यात के बारे में जो है, लाइसेंस के बारे में बोलता है, अनुमति के बारे में बोलता है, ये धारा 10। अब धारा 13 देखते हैं। धारा 13 कहता है
अनुज्ञप्तियों का अनुदान, अनुज्ञप्तियों का अनुदान, इसका क्या मतलब है? कहता है कि अनुज्ञप्तियों का अनुदान के लिए आवेदन जो है अनुज्ञप्ति अधिकारी को दिया जाएगा। अनुज्ञप्तियों का अनुदान के लिए आवेदन किसको दिया जाएगा? अनुज्ञप्ति अधिकारियों को दिया जाएगा। धारा 14 कहता है अनुज्ञप्तियों देने से इनकार करना। तो अनुज्ञप्ति अधिकारी का जो है अधिकार है कि वो कुछ कारणों से आपको जो है लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है, अगर आप धारा 3, 4, 5 के का उल्लंघन अगर किए होंगे तो। धारा 15 कहता है अनुज्ञप्ति की अस्तित्व अवधि और नवीकरण। इसका जो है अगर आपको लाइसेंस हथियार का दिया जाता है तो उसका वैलिडिटी कितना दिन रहेगा? तो 5 वर्ष के लिए, आपको पहले 3 वर्ष के लिए था, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद अब 5 वर्ष कर दिया गया है। और इसी में जो है ना आपको कहता है कि आप एक साथ 2 हथियार का लाइसेंस ले सकते हैं। एक व्यक्ति 2 हथियार या बंदूक रख सकता है जिसमें कि जिसका लाइसेंस की उम्र जो लाइसेंस की अवधि होगी 5 वर्ष की होगी, और 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसी 2019 के ही संशोधन में 21 वर्ष से ऊपर के उम्र के व्यक्तियों को जो है लाइसेंस, आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा। धारा 16 कहता है अनुज्ञप्ति के लिए फीस जितना निर्धारित करेगा इस अधिनियम के तहत उतना फीस जमा करना है। अब चलते हैं अगली धाराओं पे। अब धारा 20 देखते हैं। धारा 20 कहता है संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध आदि का परिवहन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी। परिवहन मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह तक आयुध का ले आना करता है, उसके लिए बारे में कहता है जहां कोई व्यक्ति किन्हीं आयुध या गोला बारूद को, चाहे उनके लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस हो या ना हो, ऐसी परिस्थितियों के अधीन वहन करता हुआ या परिवहन करता हुआ पाया जाए, जिससे किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने के आशय से ले जाए जा रहे हैं, तो ऐसे प्रयोजन के लिए कोई मजिस्ट्रेट, पुलिस या अन्य कोई लोक सेवक अथवा किसी रेल, विमान, जलयान यान या परिवहन के अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाला व्यक्ति उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा और ऐसे गोला बारूद या आयुध को अवगृहित कर सकेगा। जहां कोई व्यक्ति आयुध या गोला बारूद को, चाहे उनके लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस हो या ना हो, ऐसी परिस्थिति में के अधीन वहन करता है, ऐसी कोई परिस्थिति के अधीन वहन करता है या परिवहन करता है, पाया जाता है, जिससे किसी विधि विरुद्ध, चाहे उसके पास लाइसेंस है लेकिन कोई विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, तो प्रयुक्त किए जाने के आशय से ले जाए जा रहे हैं, मतलब कोई विधि विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए ले जाया जा रहा है, ऐसे प्रयोजन के लिए कोई उसको मजिस्ट्रेट, पुलिस या कोई अन्य लोक सेवक बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अथवा कहता है किसी रेल, विमान, जलयान यान या अन्य परिवहन के अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाला कोई व्यक्ति, जो रेलवे में, विमान में या जलयान में, यान में जो परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति है, नियोजित हो या काम करने वाला व्यक्ति है, तो वो वो भी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है और ऐसे गोला बारूद या आयुध को अभिगृहित या कब्जे में कर सकता है। अब धारा 22 कहता है मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण। तो इसमें चलते हैं, कहता है धारा 22 किसी मजिस्ट्रेट के पास
यह विश्वास करने का कारण हो कि उसके स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई आयुध या गोला बारूद किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए है, तो इस धारा के अधीन हर तलाशी मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी उपस्थिति में या केंद्रीय सरकार द्वारा नामित सशक्त अधिकारी द्वारा या उसकी उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी या तलाशी ली जाएगी और अभिकरण की जाएगी। ये धारा 22 कहता है मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिकरण। अब चलते हैं अगली धाराओं में। अब अगली धारा 23 है। धारा 23 देखते हैं। धारा 23 कहता है आयुध यादी के लिए जलियानो यादी की तलाशी। आयुध यादी के लिए जलियानो यादी की तलाशी के बारे में, जो आर्म्स के बारे में जो बोलता है कि तलाशी कहाँ कहाँ ली जाएगी, जलियान या यादी की तलाशी जो है ना लेने के बारे में धारा 23 कहता है। धारा 23 में कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट या कोई ऑफिसर या इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विशेषतः सशक्त कोई अन्य ऑफिसर, केंद्र सरकार द्वारा कोई सशक्त अन्य ऑफिसर इस अधिनियम के अधीन किसी भी जलयान यान या परिवहन के अन्य साधन के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, तो परिवहन के अन्य साधन के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है तो उसकी तलाशी ले सकेगा। और अगर गोला बारूद पाया जाता है तलाशी में, तो ऐसे जलयान यान या परिवहन के अन्य साधन के सहित अभिगृहित कर सकेगा, मतलब जब्त कर सकेगा। ये धारा 23 कहता है कि आयुध यादी के लिए यानो यादी की तलाशी के बारे में, अगर कुछ मिलता है तो उसे जब्त कर सके। अब अध्याय 5 आते हैं। अध्याय 5 इस अधिनियम में काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अध्याय 5 में कहता है अपराध और शक्तियां। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि अध्याय 5 से अब तक 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार SIPF टू IPF के लिए 2021 में और ASI टू SI के लिए 2023 में, जो लास्ट दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था 70 के तहत, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये अध्याय 5 से, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। जब जिस सेक्शन में एक भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो अब संभावना बनी रहती है कि उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अध्याय 5 को देखते हैं। अपराध और शक्तियां के बारे में बताता है। अब धारा अध्याय 5 का पहली धारा है 25, कहता है कि कुछ अपराधों के लिए दंड। अब देखते हैं 1 के ए में कहता है 25 के 1 के ए में कि धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोला बारूद का विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा। धारा 5 के, ये देखिएगा, उल्लंघन में या प्रसिद्धि करेगा, अपने कब्जे में रखेगा, प्रसिद्धि करेगा या अपने कब्जे में रखेगा। एक के
ए था 1 के बी कहता है 25 के 1 के बी कि धारा 6 के उल्लंघन में, वहां धारा 5 का था, यहाँ कहता है धारा 6 के उल्लंघन में किसी आयुध की नाल जो बैरल होता है को छोटी करेगा या नकली आग्नेयायुधों में संपरिवर्तित करेगा, उसको छोटी करेगा या नकली आग्नेयायुधों में संपरिवर्तित करेगा। अब 1 के 25 के 1 का डी कहता है धारा 11 के उल्लंघन, धारा 11 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या वर्णन के किन्हीं आयुधों या गोला बारूद को, आयुधों या किन्हीं वर्ग या वर्णन के किन्हीं आयुधों या गोला बारूद को भारत में लाएगा या भारत के बाहर ले जाएगा, ये 25 के 1 के डी कहता है। तब इसमें अगर धारा 5, धारा 6, धारा 11 के अगर उल्लंघन करता है तो उसके लिए कारावास, देखिए यहाँ कहता है वह कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये धारा 25, ये देखिए SIPF टू IPF एग्जाम 2021 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, काहे कि 2 साल का गैप हो चुका है, तीसरा साल प्रगति पर है, तो संभावना काफी बनता है कि ये 25 फिर से पूछा जा सकता है। फिर देखते अगली धाराओं, धारा 25 का सब सेक्शन देख लेते हैं। धारा 25 कहता है कुछ अपराधों के लिए दंड में, सब सेक्शन में देखिए 25 के 1 के 1 का ये कहता है कि जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रसिद्ध आयुध या प्रतिसिद्ध गोला बारूद का विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा या उन्हें विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा या इन सबों के लिए कब्जे में रखेगा, वह कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा। ये 25 का 1 का बताने का यही एक कारण था कि इस धारा में कहता है जो प्रतिसिद्ध आयुध या प्रतिसिद्ध गोला बारूद है, अगर उसको निर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा या उन्हें विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा, इन सबों के लिए जो है, इन सबों को अपने कब्जे में रखेगा, तो वह कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब धारा 26 कहता है गुप्त उल्लंघन। गुप्त उल्लंघन कहता है 26 का 1 कहता है जो कोई धारा 3, 4, 10 या 12 के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे यह आशय उपदर्शित हो कि ऐसा कार्य लोक सेवक को या किसी रेल, विमान, जलयान, यान या परिवहन में काम करने वाले व्यक्ति को ज्ञात ना हो, ऐसी कारावास 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 7 साल तक तथा जुर्माना भी देना पड़ेगा। गुप्त उल्लंघन, ये धारा 3, 4 और 10 तथा 12 का जो है उल्लंघन, गुप्त उल्लंघन करता है। तो इसी 2 में कहता है जो धारा 5, 6, 7, 11 के तहत गुप्त उल्लंघन करेगा, कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की तथा जुर्माना भी देय होगा। अब इसी का 3 कहता है जो धारा 22 कहता है 22 का गुप्त उल्लंघन करता है, जिसमें उसका कारावास 10 वर्ष तक की हो सकेगी
तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट धारा है और देखते हैं, एक दो धारा और इंपॉर्टेंट है उसको बताते हैं। चलते हैं अगली धाराओं में। अगली धारा धारा 27 देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये SIPF टू SIPF 70 के तहत जो है 2023 में ये 27 धारा 27 पूछ दिया गया है। SIPF ASIPF टू SIPF के लिए जो है ना, जो एग्जाम 70 के तहत हुआ था 72 SI से पहले, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है धारा 27 आयुधों के उपयोग में लाने के लिए दंड, उपयोग में लाने के लिए दंड, आर्म्स का जो उपयोग में लाने के लिए दंड के बारे में बताया। एक में कहता है 27 के, जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में, कोई धारा 5 के उल्लंघन में किन्हीं आयुध या गोला बारूद को उपयोग में लाएगा, वह कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये 27 का एक कहता है। 27 का 2 देखते हैं। कहता है जो कोई धारा 7 का उल्लंघन में किन्हीं प्रतिसिद्ध आयुधों या प्रतिसिद्ध गोला बारूद को उपयोग में लाएगा, कारावास 7 वर्ष से कम नहीं किंतु आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पर 3 कहता है जो कोई प्रतिसिद्ध आयुध या प्रतिसिद्ध गोला बारूद को उपयोग में लाएगा या धारा 7 के उल्लंघन में उपयोग में लाता है या धारा 7 के उल्लंघन में ऐसा कार्य करेगा जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्रतिसिद्धि आयुध का अगर उपयोग से किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति जो है मृत्यु दंड से दंडनीय होगा। यहाँ मृत्यु दंड आ गया है, लेकिन यह कि मृत्यु हो गया तो यहाँ IPC का सेक्शन आएगा, इसलिए इसका ये ध्यान रखिएगा कि इसमें अधिकतम सजा मृत्यु दंड नहीं है, इसका अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। अगर मृत्यु मगर प्रतिसिद्ध आयुध या गोला बारूद से अगर उपयोग कोई व्यक्ति, अगर दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को उसके लिए क्या होगा, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इस अधिनियम में अधिकतम सजा कितनी है तो वो आजीवन कारावास होगा, मृत्यु दंड नहीं होगा। धारा 28 कहता है कतिपय दशाओं में आयुध या नकली आयुध के उपयोग और कब्जे के लिए दंड। कतिपय दशा में आयुध या नकली आयुध के उपयोग और कब्जे के लिए दंड में कहता है 7 वर्ष तक की सजा हो सकता है तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर कोई नकली आयुध या का दशा में आयुध या नकली आयुध का उपयोग करता है तो उसके लिए 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 31 कहता है पश्चातवर्ती अपराधों के लिए, अगर कोई एक बार दोष सिद्ध हो गया फिर उसको बार-बार या दोबारा या बार-बार अपराध करता है इस अधिनियम का अधीन, तो उस परिस्थिति में जो है क्या कहता है, उस व्यक्ति को जो शास्ति होगा वो दोगुना हो जाएगा, दंड जो है ना उस व्यक्ति के लिए दोगुना कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी सेक्शन में 7 वर्ष की सजा है, अगर फिर वही सेक्शन का वो अपराध कर दिया तो वो दोगुना में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब 7 वर्ष का तो 14 वर्ष का हो जाएगा। यही पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंड के बारे में बोलता है। 37 कहता है गिरफ्तारी और तलाशी। धारा 37 कहता है गिरफ्तारी और तलाशी। धारा 38 कहता है अपराधों का संज्ञा होना। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये जान लीजिए कि यह इस अधिनियम के अधीन जो है ना अपराध संज्ञा होगा। ये चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा था उसको बता देते हैं। इस अधिनियम में अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। इस अधिनियम में अधिकतम सजा का है कि कुछ अधिनियमों का अधिकतम सजा पूछ दिया जाता है, तो इसीलिए मैं इसको एक पॉइंट भी लिख दिया हूं कि इसका आजीवन सजा आजीवन कारावास है अधिकतम सजा। और मृत्यु दंड तो जान ही रहे कि अगर प्रतिसिद्धि
आयुध या गोला बारूद का उपयोग करके अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो उस परिस्थिति में आप उसको उपयोग करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड होगा। यहाँ जब भी मृत्युदंड होगा तो फिर यहाँ IPC सेक्शन आएगा, तो इसलिए यहाँ इसमें अधिकतम सजा मृत्युदंड इस अधिनियम में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारा ये आयुध अधिनियम 1959 अमेंडमेंट एक्ट 2019 समाप्त हुआ। अगर इसमें किसी भी प्रकार के आपको समझने या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हम यही फिर आखिरी में यही कहेंगे कि जो SIPF के लिए 72 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए विशेष अनुरोध है, बार बार कर रहा हूं कि आप मैथ, रीजनिंग, GK GS और करंट को साथ में लगातार लेके चलें, आपको सफलता पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।